इस बार जनता खुद खड़ी है, वो कहते ना कि वो डंडों के साथ खड़ी है कि हम वोट चोरी तो नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। अपना 90% जो भी लोग वहां पे एज एंकर चीफ एडिटर बैठे हुए वो एक तबके से आते हैं। मतलब आप में वो कौन सी मेरिट है जो बाकी लोगों में नहीं है। जो 90 की राजनीति चाहे हमारे आरजेडी की है या साउथ में डीएमके की है, बाकी जितनी पार्टीज जो उस लाइन पे रहती हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे अखिलेश जो सभी लोग, तो मुझे लगता है कि ये पार्टियां जब तक वो प्रमुखता से इन्होंने उठाना मुद्दा शुरू किया तो इससे बाकी लोग जो थोड़ा झिझक के भी बोलते थे ना, उनमें भी ये मनोबल हाई हुआ, इन्हें हम भी मजबूती से लड़ेंगे। और खासतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे जैसे जो लोग हैं जो मीडिया में का हिस्सा हुए हैं, जिन्हें हमारी पार्टी ने आगे किया है, हमको ताकत कहाँ से मिलती है? लालू जी से, तेजस्वी जी से, जगदेव जी से, कर्पूरी जी से, सावित्री, ज्योतिबा फुले की पूरी दंपत्ति, फातिमा। मेरे कंधे पर उन लोगों के बोझ होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं जिनका आवाज वहां तक रिप्रेजेंटेड नहीं हुआ। मेरे साथ वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति खड़ा है, जो जहां मैं जिस मीडिया प्लेटफॉर्म में जा रही हूँ, झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति मुझे बोलता है, दीदी आप बोलती हैं तो अच्छा लगता है कोई अपना व्यक्ति वहां है। अच्छा, देश की सबसे तेज तरार मीडिया प्रवक्ता, अब वो आरजेडी की प्रवक्ता है, लेकिन मेरे लिए बहुजन समाज की सबसे ताकतवर, सबसे तेज तरार पर्सनालिटी है, उभरती हुई नेता है प्रियंका भारती। प्रियंका, पहले तो बधाई। पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है और बहुजन समाज को लग रहा है कि कोई मेरी बात करने वाला है जो बेधड़क बात कर रहा है टीवी पर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। मुझे लगता है कि आप लोग का प्रेम ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आया। अगर मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों का साथ नहीं होता, जो फर्स्ट फ्रंट मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है, जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके, अगर वो साथ खड़े नहीं होते तो जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। और साथ ही साथ देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, गालियां देते हैं, खराब भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कुछ ही हैं। और बाकी जो लिबरल है, 90% आबादी है जो प्रोग्रेसिव है, तो मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मेरी ताकत भी होती है कि मैं बोल पाती हूँ, और दूसरे लोगों का भरोसा और प्रेम है जो मुझे मजबूती देता है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रियंका भारती इज द ओनली स्पोक्स पर्सन जो जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं। देखिए, पहले बहुजन समाज के लोग टीवी पर जाते थे, लेकिन वो बड़ा माइनस प्लस देखते थे। फूले, पेरियार, अम्बेडकर की जो लाइन है, जो बहुजन विचारधारा है, उससे कहीं ना कहीं वो उसमें वो बड़ा डिसेंट होना चाहते थे, उसकी आत्मा छूट जाती थी। मुझे लगता है कि जो राजनीति चाहे हमारे आरजेडी की है या साउथ में डीएमके की है, बाकी जितनी पार्टीज जो उस लाइन पे रहती हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे अखिलेश जो सभी लोग, तो मुझे लगता है कि ये पार्टियां जब तक वो प्रमुखता से इन्होंने उठाना मुद्दा शुरू किया तो इससे बाकी लोग जो थोड़ा झिझक के भी बोलते थे ना, उनमें भी ये मनोबल हाई हुआ, इन्हें हम भी मजबूती से लड़ेंगे। और खासतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे जैसे जो लोग हैं जो मीडिया में का हिस्सा हुए हैं, जिन्हें हमारी पार्टी ने आगे किया है, हमको ताकत कहाँ से मिलती है? लालू जी से, तेजस्वी जी से, जगदेव जी से, कर्पूरी जी से, सावित्री, ज्योतिबा फुले की पूरी दंपत्ति, फातिमा जी, सबसे बाबा साहब। फिर यार, अगर इन लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए और आज ये इतना बड़ा नाम क्यों है, आज हम इनको क्यों जानते हैं? कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया और हमने भी उन्हें सीखा कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। लालू जी नहीं कॉम्प्रोमाइज की, इसलिए जहां वो है जितना उनको परेशान किया गया। अगर वो कॉम्प्रोमाइजेस कर ली होते तो नीतीश कुमार होते ना, तो लालू जी नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी खासतौर पर वंचित तबके के लोग हैं, उनके भीतर तो ये होना चाहिए कि जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे आइकन्स ने कभी किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम क्यों करेंगे? और किससे डरेंगे हम? जब हमारे पास 90% आबादी है, हमारे पास लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो हम किससे डरे, क्यों डरे? जो एंकर होते हैं उनको भी आप अब कह रहे हैं कि जाति से आप परे नहीं है। हाँ। क्या अब ये डिस्कोर्स समय नहीं आ गया है कि चूंकि 90% दर्शक हमारा है तो वहाँ एंकर और रिपोर्टर हो और पार्टी की पूरी छूट है? क्योंकि आप बाकी प्रवक्ता ने भी अब टफ लाइन लेना शुरू कर दिया है, आपकी पार्टी ने भी और तमाम विपक्षी दलों के भी प्रवक्ता। देखिए, बात यहाँ छूट की नहीं है, बात समर्थन की है। तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े हैं। जब भी ऐसा कुछ भी हुआ है, चाहे खनन करने की कोशिश की गई, इतना टारगेट किया गया, तेजस्वी जी ने मुझे कहा आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, मैं मजबूती से आपके साथ हूँ, पार्टी आपके साथ है। तो अगर लीडर ये बात बोलेंगे तो इसका मतलब कहाँ से मनोबल मेरा हाई नहीं, और इसीलिए हम लोग लड़ भी पा रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर हमारे साथ में,
और हाँ, जब मैं मीडिया में डाइवर्सिटी की बात करती हूँ तो मैं रिपोर्ट आधारित करती हूँ। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखिए, बताता है कि 90% जो भी लोग वहाँ पे एज एंकर, चीफ एडिटर बैठे हुए वो एक तबके से आते हैं। मतलब आप में वो कौन सी मेरिट है जो बाकी लोगों में नहीं है, जो 90% आबादी में हिम्मत नहीं कहाँ है? से लाती है? एक प्रवक्ता होता है बीजेपी का, एक आरएसएस का आरएसएस जानकार होता है, हाँ। एक एंकर होता है आरएसएस हाँ। का, उसके बाद एक विपक्षी दल में से जो प्रवक्ता होता है वही चुप रहते हैं। जाति का मसला है। देखिए, और आप सिंगल होती है। नहीं, मैं सिंगल नहीं होती। मैं वहां जब भी जाती हूँ, मेरे कंधे पर उन लोगों के बोझ होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं जिनका आवाज वहां तक रिप्रेजेंटेड नहीं हुआ। मेरे साथ वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति खड़ा है, जो जहां मैं जिस मीडिया प्लेटफॉर्म में जा रही हूँ, झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति मुझे बोलता है, दीदी आप बोलती हैं तो अच्छा लगता है कोई अपना व्यक्ति वहाँ है। अच्छा, ये इसलिए देखो न्यूज में न्यूज रूम में वहाँ टाइपिंग राइटर पे जो बैठा है वो नहीं मैं बोलता। नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक न्यूज चैनल में नौकरी करता था, वहाँ लिखा था कि स्वीपर यहाँ खाना खाने ना आया कैंटीन में। तो बताइए, इसीलिए मैं कहा कि जितने कहते हैं कमेरे वर्ग के लोग अगर वो मेरे साथ खड़े हैं, जो इस देश की रीढ़ है, देश का रीढ़ मेरे साथ खड़ा, तो मेरी रीढ़ कैसे टेढ़ी हो जाए? वो भी तो सख्त रहेगी ना उनके जैसे। प्रियंका लगता था ये एकदम कल मैंने एक पोस्ट देखा है, बड़े सोशल मूवमेंट पर बड़ा लिखते, उन्होंने लिखा कि प्रियंका भारती और कंचना यादव और जयंत जिज्ञासु, हम तीनों लोगों से मैं बाकी भी हूँ, नेशनल दस्तक पर आप लोग आते रहे हैं, ये 3 लोग हैं जो लीड कर रहे थे। देखिए, मैं कहूंगी कि सभी लोग मजबूती से एक साथ चल रहे हैं, और अगर लोग इसमें लीडर देख रहे हैं तब तो ये और खुशी की बात है। पर मुझे लगता है कि हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, तभी आपने कहा ना कि सबकी लाइन एक जैसी होती जा रही है, एक जैसी मतलब सामाजिक न्याय वाली लाइन। तो सभी अगर उस खेमे में आ रहे हैं, सभी मुखट्टा से, तो हमारी जीत है ना। हम तो ये भी लोग चाहते कह रहे हैं कि अब थे। इन लोगों को संसद में होना चाहिए, कम से कम राज्यसभा में या विधान परिषद में होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जितना मेरे नेताजी ने मेरे लिए किया और इस उम्र में किया, वो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती। हम जैसे लोगों के लिए तो ये चमत्कार ही है, मैं मानूंगी, क्योंकि मेहनत हमारी होती है पर रास्ते जातियों के कारण बंद कर दिए जाते हैं। इस जगह तक पहुंचाने के लिए जितना कुछ पार्टी ने किया, मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और जो भी दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से काम करें, और जैसा भी कहेंगे, जिधर भी कहेंगे, जहां भी कहेंगे, एक सोल्जर के जैसे जो बाकी कार्यकर्ता है पार्टी का, वैसे हम लोग काम करते रहेंगे। एक समय आया जब FIR दर्ज कराई गई और घर हम लोग ने तब भी बात की थी, परिवार का बड़ा दबाव था, परिवार वालों का क्या रिस्पॉन्स है? मतलब चिंता तो होती है ना, क्योंकि मतलब पहली पीढ़ी के हम लोग हैं जो यूनिवर्सिटी का रास्ता तक देखे, यहाँ तक पहुंचे। मतलब घर में दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता है कि 7वीं पीढ़ी भी राजनीति में जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी। और एक बेटी तो इसलिए, क्योंकि अब देखिए, आप आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं, आप कास्ट के नजरिए से मजबूत होते हैं, आपका सारा कैपिटल होता है, तो आप घबराते नहीं है। हमारे माता पिता के पास क्या है? वो बच्चे ही हैं जिन पे उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है पढ़ाने लिखाने में, उनको चिंता होगी। पर अभी पिताजी, माँ सब खुश हैं, और इनफैक्ट मैं तो मतलब मैं कभी कभी हो सकता है कि घबरा जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि PhD अटक ना जाए, कुछ ना कर दें ये लोग, इतने साल का मेहनत है उसको ना कुछ कर दें। पर पिताजी हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, आप लोग हैं, तो फिर किस लिए डर, किस बात का डर? क्या लग रहा है, एक जो राजनीतिक डर था, सफोकेशन था, पत्रकार बहुजन समाज के लोग के लिए काम करना मुश्किल था, बहुजन नेताओं के लिए काम करना मुश्किल था, वो सफोकेशन थोड़ा कम हुआ, और टीवी का भी थोड़ा रुझान, अब उनको लग रहा है कि ये 400 वाले 240 पर आ गए, हार भी सकते हैं। वो हार जीत की तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि टीवी वाले इस बात से तो खौफ खाए हुए हैं कि अब कोई हाँ, कि अब तो हर किसी का जांच होगा। अब जातिगत जनगणना जब देश में होगी तो सबके बारे में, तो क्यों घबराते हैं? हो सकता है कि आपका भी शोषण हुआ हो, आप भी पीड़ित हो, कौन जानता है? होने दीजिए जातिगत जनगणना। मैं इसीलिए कहती हूँ कि टीवी वाले अभी थोड़ा सा परेशान है कि डायरेक्ट उनको कोई टारगेट कर दे रहा है, वो सवाल उल्टा सवाल कर दे रहा है कि आप मोदी जी के बचाव में आते हैं, सवाल हमसे करते, जबकि सत्ता पक्ष से सवाल होना चाहिए। मीडिया, जो मुझे लगता है बहुजन मीडिया एक है जो इन सवालों को प्रखरता से उठा रहा है, वरना उधर तो रीढ़ कब की टूट गई। तेजस्वी जी बहुजन मीडिया के कंसेप्ट को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, सिर्फ मीडिया के ही नहीं, बहुजनों की आवाज को समझना है, जैसे लालू जी समझते थे, तभी तो प्रवक्ता के तौर पर मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। नहीं समझ रहे होते तो न मैं होती, ना मेरी टीम के जितने लोग हैं वो लोग होते, ना खुद एक बात मानेंगे कि राहुल जी जब से सामाजिक न्याय को लेकर, एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, आपका गठबंधन भी आपका सबसे पुराना अलायंस है, राहुल गांधी ने इस खेल को पूरा बदला है, क्योंकि मजबूरी में उन तमाम लोगों को जो सेकुलर थे उनको भी इस डिस्कोर्स में आना पड़ रहा है।
देखिए राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंडिया के लेवल पर हैं, तो ये बात बहुत ऑब्वियस है और नॉर्मल है कि वो मुद्दा उठाएंगे तो वो ज्यादा उसको लाइट मिलेगा, ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारी लाइन पर आए, वो सामाजिक न्याय की लाइन पर आए, क्योंकि अगर 90% आबादी के सपने दूर दूसरित हो जाएंगे तो फिर आप किनकी लड़ाई लड़ रहे थे, आप किनके लिए बोल रहे हैं? अभी मुझे एक दर्शक बताया, उसने नाम लिया कि तेजस्वी गांधी राहुल यादव। अभी मैं बातचीत कर रहा था, ओके तो ये दोनों का इस तरह का कमिटमेंट लग रहा है। और इंडिया गठबंधन के तमाम, मुकेश सहनी हो हाँ हाँ या दीपांकर हो, ये सब लग रहा है कि एक भाईचारा बन गया है इस तो ये देख के बहुत दौरान। अच्छा लगता है। आई मीन आप उस सिंक्रोनाइजेशन इसने बोला, ऐसे बोला, इसके मुंह से निकल गया था राहुल यादव तेजस्वी गांधी। ये तो बहुत मतलब खुशी की बात है। आई मीन देखिए हम लोग सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि यही तो इंडिया है, यही तो हमारी खूबसूरती है। और दूसरा कि तेजस्वी जी और राहुल जी के जो सिंक्रोनाइजेशन को देखती हूँ, तेजस्वी जी नारा शुरू कर रहे हैं वोट चोर, राहुल जी बोल रहे हैं गद्दी छोड़, बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि लगता है कि हाँ एकजुट होकर के सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन मनुवादी सामंती ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने का अगर कहीं से शुरुआत होगा वो बिहार से होगा। देखिए काफी सवाल, राजनीति जिसका पैसाकरण कर दिया गया, राजनीति का कभी अपराधीकरण नहीं हुआ। जब दलित पिछड़े आने लगे तो कहा गया कि नहीं, राजनीतिकरण का अपराधीकरण होगा, जबकि पैसाकरण कर दिया। आज आम आदमी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, एमएलए एमपी नहीं बन सकता है, चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, दलित पिछड़ा नहीं लड़ सकता है। 100 करोड़ 200 करोड़ के आदमी राजनीति में आ रहे हैं। ऐसे में आप जैसे लोग को मौका मिलना, एक सेकंड सर, आप जैसे लोग को मौका मिलना, इसे कैसे देखते हैं कि फिर से दलित पिछड़ों का वक्त आएगा? जैसे कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, फिर लालू यादव, कांशीराम जी, कांशीराम साहब, जमीन से जुड़े नेता आ रहे थे दलित पिछड़े, तो कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया और उसके बाद राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। गरीब चुनाव ही नहीं लड़ सकता। चाहे आप कितने बड़े सामाजिक आंदोलन से निकले हो। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं और वो अभी 10 साल की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, 40-50 साल की राजनीति होने जा रही, लंबी होगी। और अगर उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि क्योंकि हम लोग पूरे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमारे आंदोलन से निकले हुए हैं और वही मार खाते खाते सड़कों से निकले हैं, खून बहाकर निकले हैं और इतना नेताजी ने सपोर्ट किया तेजस्वी जी ने। इसका अर्थ है कि वो चाहते हैं कि ऐसी युवा पीढ़ियां राजनीति में आए जिससे राजनीति में फिर से वो दौर वापस आए कि हाँ आंदोलनों से निकला हुआ व्यक्ति, खासतौर पर वंचित हाशिए तबके का व्यक्ति फिर से राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ पाए। ये बहुत खूबसूरत पहल और मैं चाहती हूँ जैसा हर पार्टी में देखने को मिले। एक आखिरी सवाल है, जो बिहार में जो देख रही है, जिस तरह का टर्न आउट है, मैं भी देख रहा हूँ, क्या लग रहा है? बहुत भरोसा बढ़ा है। इस बार 20 साल का सूखा समाप्त होगा। इस बार सिर्फ सूखा समाप्त नहीं होगा, वो तो पहले ही हो गया होता। 2020 में अगर वोट चोरी नहीं हुई होती, आपको पता है ना 12,000 वोटों के अंदर से हमने सरकार नहीं हम बना पाए थे, तभी हम बना लिए होते। लेकिन इस बार जनता खुद खड़ी है, वो कहते हैं ना कि वो डंडों के साथ खड़ी है कि हम वोट चोरी तो नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। अपना वोट कहा, क्योंकि क्या है हमारे पास खोने को, एक वोट का ही तो अधिकार है जो आपको सबको बराबर बनाता है। अब वो भी छीन लीजिएगा तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? इसीलिए जब जनता ही कमर कसे हुए है कि इस लड़ाई को हम हारेंगे नहीं, तो हमारा मनोबल कैसे ना हाई हो? हमारा मनोबल हाई है क्योंकि जनता हमारे साथ है और बिहार से इस बार इनको भगा रहा है। साथ ही साथ यूपी, बंगाल, हर जगह देखिए खत्म होते जाएंगे और 2029 तो कहें सीधे बात। तो ये प्रियंका भारती है। सोचिए, जब से प्रियंका भारती ने टीवी पर प्रवक्ता का पद संभाला है, आरजेडी हो या बहुजन समाज के लोग, देश भर से, अब ये पार्टी की प्रवक्ता नहीं रह गई है, मुझे देश भर से लोग कॉल आते हैं कि प्रियंका जी कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या नेशनल दस्तक पर उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है? तो आज मैंने इंटरव्यू किया और आज हमारी सबसे पहले इन्हीं को दिया है। हमारी कोशिश थी कि आज कोई राजनीतिक सवाल ना हो। प्रियंका ने काफी संघर्ष किया और आगे कर भी रही हैं। हमारी लगातार हम लोग की कोशिश है कि बहुजन समाज कैसे तेज तरार युवा राजनीति में आए ताकि समाज बदले, ताकि लोगों का अधिकार मिले, संविधान बचे और हमारे जो पुरखे थे फुले, पेरियार, अम्बेडकर, तुम तमाम लोग, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन सब लोगों के सपने साकार हो। शुक्रिया प्रियंका, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।